दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माँ के जादुई पर्स की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नाम के एक गाँव में शिल्पा अपनी माँ यशोदा के साथ लेडीज हैंड बैग बनाने का काम करती थी। शिल्पा के हाथ के बैग बहुत दूर दूर तक बिकते थे। शिल्पा को अपने काम से बहुत प्यार था। वो हमेशा बैग की नई नई डिजाइन के बारे में सोचती रहती और उन्हें बनाती रहती थी। शिल्पा के पड़ोस में संजना नाम की एक लड़की रहती थी। संजना और उसकी बहन भी लेडीज हैंड बैग बनाती थी, लेकिन उन्हें अपने काम से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, इसलिए उनके बैग अच्छे नहीं बनते थे। इसलिए संजना शिल्पा से बहुत जलती थी। काश ये शिल्पा की बच्ची किसी तरह मर जाए, फिर सभी लोग मुझे बैग बनाने का ऑर्डर दिया करेंगे। पता नहीं ये कलमुही मेरे बराबर आकर कैसे बस गई। शिल्पा के हमारे बराबर होने के कारण ही हमारा काम धंधा अच्छा नहीं चल पाता है। जब से ये दोनों यहाँ आई हैं, तब से हमारी कमाई आधी भी नहीं रह गई। संजना, शहर से जो लोग ऑर्डर देने आते हैं, उन पर जरा नजर रखा कर। दिवाली आने वाली है, नया ऑर्डर हमें ही मिलना चाहिए। एक दिन शहर से एक औरत आई। संजना ने उस औरत को अपनी खिड़की से देख लिया और वो तुरंत ही भागकर उस औरत के पास गई और उससे बोली, सुनिए, क्या आप पर्स का ऑर्डर देने आई हैं? मैं और मेरी बहन बहुत अच्छे पर्स बनाते हैं। हाँ, मैं पर्स का ऑर्डर ही देने आई हूँ, लेकिन मैं शिल्पा नाम की एक लड़की को ढूंढ रही हूँ। सुना है उसके हाथ के बने पर्स बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि शिल्पा कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता, भाड़ में जाओ। इतना बोलकर संजना वहाँ से चली गई। उस औरत ने गांव के लोगों से शिल्पा के घर के बारे में पता कर लिया और वो शिल्पा के घर चली गई। मेरा नाम सीमा है। मेरे शहर में लेडीज पर्स की बहुत बड़ी दुकान है। तुम्हारे हाथ के बने पर्स मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें 2000 पर्स का ऑर्डर देने आई हूँ। तुम 2000 पर्स कितने समय में बना दोगी? मैडम, 2000 पर्स बनाने में कम से कम 2 महीने तो लगेंगे ही। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें आधे पैसे एडवांस दे देती हूँ, बाकी 2 महीने बाद दे दूंगी। सीमा शिल्पा और यशोदा को आधे पैसे एडवांस देकर वहाँ से चली गई। संजना खिड़की पर कान लगाकर शिल्पा और सीमा की सारी बातें सुन रही थी। संजना अपने घर जाकर अपनी बहन से बोलती है, दीदी, शिल्पा ने शहरी मैडम के ऊपर डोरे डालकर पूरे 2000 पर्स का ऑर्डर ले लिया और उसे आधे पैसे एडवांस भी मिल गए हैं। ये शिल्पा और उसकी माँ ऐसे ही लोगों को फंसाती हैं। लेकिन संजना, हमें किसी भी हाल में उनका ऑर्डर सफल नहीं होने देना है। तू एक काम करना। संजना की बहन ने संजना के कान में कुछ कहा। शिल्पा और उसकी माँ ने दिन रात मेहनत करके 2000 पर्स का ऑर्डर पूरा कर लिया और उन्हें डिब्बों में पैक कर दिया। चलो माँ, आखिरकार 2000 पर्स बनकर पूरे हो चुके हैं और 2 महीने होने में अभी कुछ ही दिन बचे हैं। माँ, हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। चलो आज हम शादी में चलते हैं। मेरी सहेली की आज शादी है। शिल्पा और उसकी माँ शादी में चली जाती है। तभी संजना शिल्पा के घर में छत से घुस गई और उसने सारे पर्स में आग लगा दी। अब आएगा मजा। फिर शिल्पा और यशोदा जब घर लौटी, तब तक सारे पर्स जलकर राख हो चुके थे। शिल्पा और उसकी माँ रोने लगी। संजना और उसकी बहन सहानुभूति दिखाने के लिए उसके घर पर पहुँची। शिल्पा, मुझे लगता है
शॉर्ट सर्किट होने की वजह से तुम्हारे घर में आग लगी होगी, लेकिन तुम परेशान मत हो, जिंदगी में सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। फिर अगले ही दिन वो शहरी मैडम शिल्पा के घर पर आती है, जिसने शिल्पा को 2000 पर्स का ऑर्डर दिया था। क्या मेरा ऑर्डर तैयार है? ऑर्डर तो पूरा तैयार था मैडम, पर पता नहीं कल कैसे हमारे घर में आग लग गई और सारे पर्स जलकर राख हो गए। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम झूठ बोल रही हो। मुझसे मेरे पैसे ले लिए और अब बोल रही हो कि ऑर्डर में आग लग गई। मेरे पैसे वापस करो। वो पैसे तो पूरे खर्च हो गए। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो ये घर मेरा हुआ। चलो निकलो यहाँ से। शहरी मैडम ने शिल्पा और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। शिल्पा और उसकी माँ रहने के लिए संजना के घर मदद मांगने पहुँचती हैं। संजना, क्या हम कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकते हैं? नहीं शिल्पा बहन, हमारा घर तो बहुत छोटा है। हम तो इस घर में मुश्किल से रह पाते हैं और फिर कल हमारे घर में ढेर सारे मेहमान भी आने वाले हैं, इसलिए हम तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख पाएंगे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम ये गांव छोड़कर किसी सस्ते गांव में चली जाओ और यहाँ कभी लौटकर मत आना। ये गांव तुम दोनों के लिए शुभ नहीं है। शिल्पा और उसकी माँ बेघर होकर इधर उधर भटकने लगी। माँ, जंगल में चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जंगल में सेब के पेड़ हैं। शिल्पा और उसकी माँ जब जंगल पहुँची तो उन्होंने देखा कि एक साधु महाराज जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तभी साधु महाराज पूछते हैं, तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह तपस्या करने आई हो? नहीं बाबा, हम बेघर होकर भटक रहे हैं। फिर शिल्पा ने साधु को सारी बात बताई। साधु को शिल्पा पर बहुत तरस आया। अच्छा, तो तुम दोनों किस्मत की मारी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। साधु ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से शिल्पा को एक लेडीज पर्स दिया और कहा, इस पर्स से तुम जितने चाहो उतने सोने के सिक्के निकाल सकती हो। ये एक जादुई पर्स है। उस जादुई पर्स की मदद से शिल्पा ने न केवल एक घर खरीदा, बल्कि शहर में एक लेडीज पर्स की दुकान भी खोल ली। उधर संजना और उसकी बहन बहुत खुश थी। उनका शिल्पा से पीछा जो छूटा। शिल्पा और उसकी माँ ना जाने कौन से सड़े से गांव में बसी होंगी। मैंने उन दोनों के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हाँ संजना, तुम बहुत होशियार हो। उन दोनों के जाने के बाद हमारी कमाई भी बढ़ने लगी है। लेकिन एक बार संजना और उसकी बहन शहर गई, तो शिल्पा की शानदार दुकान देखकर वो दोनों हैरान रह गयी। तभी संजना की बहन बोली, अरे हम दोनों तो सोच रहे थे कि ये दोनों बर्बाद हो गई होंगी, लेकिन ये तो शहर में दुकान खोलकर बैठी है। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। संजना और संजना की बहन शिल्पा का पीछा करते हुए उसके नए घर तक पहुँचती हैं। उन्होंने खिड़की से देखा कि शिल्पा एक पर्स से सोने के सिक्के निकाल रही है। अच्छा, तो ये बात है। फिर वो दोनों बहनें रात होने का इंतजार करती हैं। इधर जब शिल्पा सोने गई, तो संजना खिड़की से उसके रूम में आ गई और वो बैग चुराकर चली गई। फिर संजना की बहन बोली, अरे संजना, जल्दी इस पर्स में हाथ डाल और सोना निकाल।
संजना ने जैसे ही पर्स में हाथ डाला, उसके हाथ में एक काला नाग आया। नाग ने संजना के हाथ में काट लिया और संजना बेहोश हो गई। तभी संजना की बहन जोर जोर से रोने लगी। हाय रे हाय, अरे कोई मेरी बहन को बचाओ, अरे मेरी बहन को सांप ने काट लिया है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो बचाओ मेरी बहन को। शोर सुनकर शिल्पा घर से बाहर आई। अच्छा, तो तुम लोगों ने जादुई पर्स चुराया है? हाँ शिल्पा, हमें माफ कर दो, हमने ही तुम्हारे ऑर्डर में आग भी लगाई थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को बचा लो शिल्पा, प्लीज शिल्पा। शिल्पा ने संजना को अपनी कार में बैठाया और उसे हॉस्पिटल ले गई। बहुत मुश्किल से संजना की जान बच पाई और जब संजना को होश आया तो संजना बोली, मुझे माफ कर दो शिल्पा, मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। अब से मैं एक ईमानदारी का जीवन बिताऊंगी और कभी लालच नहीं करूंगी। और इस तरह से उन दोनों लालची बहनों को सबक मिल चुका होता है और इधर शिल्पा अपनी माँ के साथ अपना खुशहाल जीवन बिताने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माँ के जादुई पर्स की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, गंगापुर नाम के एक गाँव में शिल्पा अपनी माँ यशोदा के साथ लेडीज हैंड बैग बनाने का काम करती थी। शिल्पा के हाथ के बैग बहुत दूर दूर तक बिकते थे। शिल्पा को अपने काम से बहुत प्यार था। वो हमेशा बैग की नई नई डिजाइन के बारे में सोचती रहती और उन्हें बनाती रहती थी। शिल्पा के पड़ोस में संजना नाम की एक लड़की रहती थी। संजना और उसकी बहन भी लेडीज हैंड बैग बनाती थी, लेकिन उन्हें अपने काम से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, इसलिए उनके बैग अच्छे नहीं बनते थे। इसलिए संजना शिल्पा से बहुत जलती थी। काश ये शिल्पा की बच्ची किसी तरह मर जाए, फिर सभी लोग मुझे बैग बनाने का ऑर्डर दिया करेंगे। पता नहीं ये कलमुही मेरे बराबर आकर कैसे बस गई। शिल्पा के हमारे बराबर होने के कारण ही हमारा काम धंधा अच्छा नहीं चल पाता है। जब से ये दोनों यहाँ आई हैं, तब से हमारी कमाई आधी भी नहीं रह गई। संजना, शहर से जो लोग ऑर्डर देने आते हैं उन। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सूट के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक पूनम नाम की लड़की कृष्णापुर गांव में रहा करती थी। पूनम का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, वो अकेले ही रहा करती थी। पूनम अपना जीवन गुजारने के लिए अपनी एक समोसे की दुकान चलाया करती थी। पूनम एक अनाथ लड़की थी। वो अपने कमाए हुए पैसों से गांव के कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी, ताकि वो पढ़ लिख कर एक कलेक्टर बन सके। इसी तरह एक दिन पूनम अपनी कक्षा में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। पूनम को देखकर कक्षा की बाकी लड़कियां उसे बहुत चिढ़ाती थी। पूनम के फटे कपड़े और गंदी हालत देखकर वो उसका बहुत मजाक बनाती थी। एक दिन पूनम को जलील करने के लिए क्लास की एक लड़की उससे कहती है, पूनम, तू एक गरीब लड़की है और इस कॉलेज की सभी लड़कियां अमीर हैं। तू हमारी बराबरी कैसे कर सकती है? तुझे तो जमीन पर बैठकर ही पढ़ना चाहिए। ये सुनकर पूनम उससे कहती है, अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सही तो कह रही है, तेरे इस मैले कपड़े में से बहुत ही गंदी बदबू आती है। छी! हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके कपड़े इतने मैले हैं और इसमें तरह तरह के दाग भी लगे हुए हैं। और देखो तो
कितनी गंदी स्मेल आ रही है। छी। हाँ, मैं मानती हूँ मेरे कपड़े फटे हुए हैं क्योंकि मेरे पास नए कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं हैं। जो भी पैसे मैं कमाती हूँ वो पैसे मेरे कॉलेज की फीस में लग जाते हैं। सुन, अपनी ये बकबक बंद कर। हमें तेरी कोई बकवास नहीं सुननी है। हम बस ये कह रहे हैं कि तू हमारे बराबर में नहीं बैठ सकती। चल अब जल्दी से नीचे बैठ जा, समझी? कक्षा की बाकी लड़कियों की बातें मानकर पूनम कक्षा में नीचे बैठ जाती है क्योंकि पूनम पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो किसी भी तरह से कॉलेज से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। इसलिए वो जमीन पर बैठकर ही पढ़ाई कर लिया करती है। एक दिन पूनम अपनी शॉप पर काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी क्लास की एक लड़की आ जाती है। पूनम, मेरे लिए जल्दी से 2 प्लेट समोसे पैक कर दे। पूनम उसके लिए स्वादिष्ट और गर्मा गर्म समोसे पैक कर देती है। पैक करने के बाद पूनम उससे कहती है, लो, तुम्हारे गर्मा गर्म समोसे पैक हो गए हैं। अब तुम मुझे इसके पैसे दे दो। अरे, तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? पैसे तो मैंने तुझे पहले ही दे दिए हैं, फिर दोबारा पैसे क्यों मांग रही है? लगता है तू मुझे लूटना चाहती है। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे आते ही मैं तुम्हारे लिए समोसे पैक करने लग गई थी। तुमने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुझे पैसे दे चुकी हूँ। चल अब जल्दी से मुझे मेरे समोसे दे दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा तेरे साथ। नहीं नहीं, समोसे आजकल बहुत महंगे हैं, मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे सकती हूँ। अच्छा, तो ये बात है, रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इसके बाद वो लड़की पूनम की खूब पिटाई करने लगती है। पूनम की पिटाई करने के बाद वो अपने समोसे लेकर अपने घर वापस चली जाती है और जाते जाते वो पूनम की दुकान में आग लगा देती है। अरे बाप रे, दुकान में तो आग लग गई है, कोई तो बचाओ। आसपास के लोग पूनम की दुकान को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु पूनम की पूरी दुकान जल जाती है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो मुझे इस तरह से जीना पड़ रहा है और सभी का अत्याचार सहना पड़ रहा है। अब बहुत हुआ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मैं ऐसी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी जाकर आत्महत्या कर लूंगी। ये कहते कहते और रोते रोते पूनम जंगल के रास्ते पर चलने लगती है। पूनम जंगल में पहुंचकर पेड़ के ऊपर एक बड़ी सी रस्सी लटका देती है। दूसरी तरफ पेड़ पर एक परी बैठी होती है जो ये सब कुछ देख रही होती है। अरे नहीं, लगता है ये लड़की आत्महत्या करने जा रही है। लगता है ये अपने जीवन से बहुत परेशान है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। इसके बाद वो परी पूनम के सामने आ जाती है और उसे समझाने लगती है, देखो लड़की, आत्महत्या करना पाप है और तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? आत्महत्या करना किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। फिर पूनम परी को रोते हुए अपनी पूरी आपबीती बताती है। परी पूनम की सारी बात सुनने के बाद कहती है, बस इतनी सी बात, इसके लिए तुम आत्महत्या करने जा रही थी? ये तो बहुत बुरी बात है। हमें कभी भी जीवन से हार नहीं माननी चाहिए। जीवन का तो मतलब ही संघर्ष है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है परी जी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, जिस वजह से मेरी क्लास की सभी लड़कियाँ मुझे बहुत चिढ़ाती हैं और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मेरी दुकान को जलाकर राख कर दिया, जिससे मेरी रोजी रोटी चलती थी और मैं अपनी पढ़ाई करती थी। अब मैं और अत्याचार नहीं सहन कर सकती हूँ। तुम चिंता मत करो पूनम, मैं तुम्हारी कुछ मदद करती हूँ। मैं तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म कर देती हूँ।
उसके बाद परी अपनी जादुई शक्तियों से पूनम को अपने साथ उड़ाकर एक पहाड़ पर पहुंचा देती है। वहाँ पर कपड़े बनाने का एक बहुत ही सुंदर सा कारखाना था। उस कारखाने में बहुत सारी परियां कपड़े बना रही होती हैं। पूनम, ये एक जादुई कपड़ों का कारखाना है। यहाँ पर सभी परियां कपड़े बनाती हैं। वो परी उन सभी कपड़ों में से एक सुंदर सा सूट पूनम को दे देती है। ये लो पूनम, ये एक जादुई सूट है। आज से ये जादुई सूट तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। उसके बाद पूनम वो जादुई सूट पहन लेती है। पूनम, मेरी प्यारी बहन, अब तुम मेरे साथ हो। तुम्हें किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो, सबसे पहले हम तुम्हारी क्लास की सभी लड़कियों को मजा चखाते हैं। उसके बाद वो जादुई सूट पूनम को उड़ाकर उसके कॉलेज में ले जाता है। पूनम का इतना सुंदर जादुई सूट देखकर क्लास की सभी लड़कियां उससे जलने लगती हैं और पूनम को देखकर हैरान रह जाती हैं कि इतना सुंदर सूट पूनम के पास कहां से आया। अरे पूनम, लगता है ये सुंदर सा सूट तुमने कहीं से चुराया है। अरे हाँ पूनम, ये सूट तो मेरा ही है। नहीं, तुम ज्यादा बोलो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा जी, क्या कर लोगी तुम, चोरनी कहीं की। ये सारी बातें जादुई सूट भी सुन लेता है और उन सभी लड़कियों को मजा चखाने के लिए अपने जादू से बहुत सारे मच्छर उन लड़कियों के चारों तरफ प्रकट कर देता है। वो सारे मच्छर उन लड़कियों को खूब काटने लगते हैं। अरे मर गई रे, इतने सारे मच्छर कहाँ से आ गए। अरे कोई बचाओ मुझे, ये कितनी जोर जोर से काट रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कोई बचाओ। अगर तुमने आगे से पूनम को परेशान करने की कोशिश भी की तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ। भलाई इसी में है कि तुम सभी पूनम से माफी मांग लो। अरे ये क्या, ये तो बोलने वाला सूट है। हे जादुई सूट, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। हम आगे से पूनम को कभी परेशान नहीं करेंगे। दया करके तुम हमें इन मच्छरों से बचा लो। फिर वो सभी लड़कियाँ अपने घुटनों के बल बैठकर पूनम से माफी मांगने लगती हैं। हमें माफ कर दो पूनम, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हमें अपनी गलती पर पछतावा है, प्लीज हमें माफ कर दो। क्लास की सभी लड़कियों को माफी मांगता देख पूनम को बहुत अच्छा लगता है और पूनम सबको माफ कर देती है। उसके बाद वो जादुई सूट सभी मच्छरों को वहाँ से गायब कर देता है और उस दिन के बाद से कॉलेज की सभी लड़कियाँ पूनम से दोस्ती कर लेती हैं और पूनम के साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सूट के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक पूनम नाम की लड़की कृष्णापुर गांव में रहा करती थी। पूनम का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, वो अकेले ही रहा करती थी। पूनम अपना जीवन गुजारने के लिए अपनी एक समोसे की दुकान चलाया करती थी। पूनम एक अनाथ लड़की थी। वो अपने कमाए हुए पैसों से गांव के कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी ताकि वो पढ़ लिख कर एक कलेक्टर बन सके। इसी तरह एक दिन पूनम अपनी कक्षा में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। पूनम को देखकर कक्षा की बाकी लड़कियां उसे बहुत चिढ़ाती थी। पूनम के फटे कपड़े और गंदी हालत देखकर वो उसका बहुत मजाक बनाती थी। एक दिन पूनम को जलील करने के लिए क्लास की एक लड़की उससे कहती है, पूनम तू एक गरीब लड़की है और इस कॉलेज की सभी लड़कियां अमीर हैं, तो हमारी बराबरी कैसे कर सकती है?
तुझे तो जमीन पर बैठकर ही पढ़ना चाहिए। ये सुनकर पूना मुझसे कहती है, अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सही तो कह रही है, तेरे इस मैले कपड़े में से बहुत ही गंदी बदबू आती है। छी! हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके कपड़े इतने मैले हैं और इसमें तरह तरह के दाग भी लगे हुए हैं। और देखो तो कितनी गंदी स्मेल आ रही है। छी! हाँ, मैं मानती हूँ मेरे कपड़े फटे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास नए कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं हैं। जो भी पैसे मैं कमाती हूँ वो पैसे मेरे कॉलेज की फीस में लग जाते हैं। सुन, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।